नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इसे शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में DPSP कहा जाता है, जिसे फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP कहा जाता है। जब हमारी संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उसी समय जो संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव ने एक सुझाव दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो दो तरह के मौलिक अधिकार हों। एक, संविधान लागू होते ही नागरिकों को मिल जाए, ऐसा मौलिक अधिकार जो संविधान लागू होते ही नागरिकों को प्रदान कर दिए जाएं। और दूसरा मौलिक अधिकार राज्य समय समय पे अपने नागरिकों को देती रहे, कानून बना के। ठीक है, तो संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे नाम नहीं दिया मौलिक अधिकार फर्स्ट, मौलिक अधिकार सेकंड, इस टाइप का नाम नहीं दिया। जो दूसरा वाला मौलिक अधिकार था, इसे नीति निदेशक तत्व के नाम से जाना गया। नीति निदेशक तत्व के नाम से जाना गया। अब मौलिक अधिकार जो है ये संविधान लागू होते ही मिल गया। और दूसरी बात, इसका उल्लंघन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट आपको इसके लिए मतलब जो मौलिक अधिकार हैं इसके हनन पे संज्ञान लेगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, नीति निदेशक तत्व, ये राज्य को एक निर्देश थे, राज्य को निर्देश दिए गए, राज्य अपने नागरिकों के लिए नीति निर्देशक तत्व अपने नागरिकों के लिए समय समय पे लागू करेगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप इसके उल्लंघन होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य आपको देता है, सही है, नहीं दे रहा है तब भी सही है। आप इसके हनन पे या ये कहें कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये निदेशक तत्वों के आधार पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात, नीति निदेशक तत्व हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर। लोक कल्याणकारी राज्य निदेशक तत्व बताते हैं कि हमारा राज्य कैसा है, लोक कल्याणकारी है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला है। और यह एक सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लोकतंत्र की स्थापना भी करता है। तो ये नीति निदेशक तत्व किस लिए? लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और ये राज्यों को एक निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा कि राज्य अपने लोगों के लिए नियम कानून बनाएगा, समय समय पे उन्हें लागू करेगा, लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात कि मौलिक अधिकार हैं, इसके हनन पे डायरेक्ट हम न्यायालय जा सकते हैं। अब ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये संविधान में इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। और अनुच्छेद में अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, जबकि भाग के रूप में देखें तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं हम। जो ये भाग 4
भाग 4 और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन मिलता है। तो हम देखते हैं ये 36 से 51 तक क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या इसमें निर्देश दिया गया है राज्यों को। तो अनुच्छेद 36 से ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। अब अनुच्छेद 12 भी हम पढ़े थे। जब अनुच्छेद 12 पढ़े थे मौलिक अधिकारों के में, तो हमने देखा था इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा तो अगर एग्जाम में आता है तो कौन सा इसमें सही माना जाएगा, 36 या अनुच्छेद 12? तो यहाँ पे जो 36 है, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी, राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। यानी कहने का मतलब जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी मानी जाएगी। इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो अनुच्छेद 12 हमारा सही आंसर होगा कि राज्य की परिभाषा किस में है, अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है तथा राज्य इन्हें कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है तथा राज्य इन्हें कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा, अनुच्छेद 37 है। जबकि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 को ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करेगा। ये अनुच्छेद 38 में मिलता है। अनुच्छेद 39 में जो प्रमुख बात है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये स्त्री और पुरुषों में मतभेद को दूर करता है कि अगर एक ही काम अगर स्त्री कर रही है और अगर वही कार्य अगर पुरुष कर रहा है तो सेम कार्य के लिए सेम वेतन मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाए और पुरुषों को ज़्यादा। तो ये स्त्री और पुरुष के काम करने की और उसके वेतन पाने की समानता को अनुच्छेद 39 बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से। देखिए एक बार और, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन? डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये बाध्य योग्य नहीं है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते इसको लेके। और ये राज्य जब भी कानून बनाएगा तो इन चीज़ों को क्या करेगा? ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में या कुछ दशाओं जैसे
अब कैसी कैसी दशाएं हो सकती हैं, तो गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता, आदि में काम, सामाजिक सहायता, का प्रबंध। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ऐसे लोगों के लिए आप काम का प्रबंध करेंगे। अगर बीमारी किसी को, बुढ़ापा है, विकलांगता है, तो उसमें आप सामाजिक सहायता का प्रबंध करेंगे। किसको निर्देश दिया गया है? ये राज्यों को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया कि जो काम, जैसे 41 में कहा गया काम का प्रबंध करने का, तो ये काम कैसा होना चाहिए? तो यह काम न्याय संगत होना चाहिए। काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशाओं से अनुकूल होना चाहिए, मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए, मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए, मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए, न्याय संगत काम होना चाहिए और मानवीय दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 43 में ये बात कही गई है कि काम करा लिए आप, न्याय संगत काम दिए, तो आप वो निर्वाह योग्य मजदूरी भी तो दीजिए। तो इसमें निर्वाह योग्य, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है, योग्य मजदूरी की बात की गई है, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। और इसी में एक और चीज जोड़ दिया गया है, कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास का भी बात इसी में किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अब ये क्या है? जैसे विवाह, तलाक आदि। अब समान नागरिक संहिता है क्या? समान नागरिक संहिता ये कहता है कि राज्य अपने सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून बनाएगा। जैसे सभी धर्मों के लोग एक कानून के तहत शादी करेंगे या तलाक देंगे, जो भी प्रावधान करेंगे, एक नियम बनाएगा उसके लिए। इसी को समान नागरिक संहिता और इसी को सिविल कोड भी कहा जाता है। ये न्याय की स्थापना याद रखिएगा। इसी को इंग्लिश में सिविल कोड कहा जाता है, सिविल कोड, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 45 कहता है कि ये दरअसल 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ये याद रखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसमें जोड़ा गया था। क्योंकि 45 में जो चीज़ लिखी गई थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना, उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसको 21 क में शामिल किया गया। तो यहाँ भी एक चीज़ शामिल की गई, 6 वर्ष से पूरी करने तक, 6 वर्ष पूरी करने तक सभी बच्चों को राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंध करेगा। इसमें ये बात जोड़ दी गई थी। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष पूरी करने तक सभी बच्चों को राज्य क्या करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंध करेगा। इसी प्रकार
इसी प्रकार अनुच्छेद 46 जो है, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय का प्रबंध राज्य करेगा। तो देखा जाए तो 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है, जबकि 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है। तो 45 और 46 एक तरह से संबंधित है, बस यहाँ पे 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है और यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है। इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए 41, 42 और 43 यहाँ पे काम दिया गया है, काम कैसा, न्याय संगत, और 43 में वो काम, उस काम के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मद्य निषेध। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि दारू मतलब जो पेय पदार्थ है, जिससे मतलब जो नशा वाली चीज़ें हैं, उसका निषेध किया गया है कि राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे मद्य निषेध किया जाए, जो लोगों के लिए अनुकूल नहीं है चीज़ें, उसको निषेध करेगा, राज्य कानून बना के उसको प्रतिबंधित करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों ने दारू को अपने यहाँ क्या किया है, बंद किया हुआ है। जैसे पहला राज्य कौन सा था? गुजरात था। बिहार में भी दारू बंद हो गया है, तो मद्य निषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशुओं के विकास, दुधारू पशुओं के विकास का उचित प्रबंध राज्य करेगा। इसमें कहा गया है कि कृषि, पशुपालन और स्पेशली किसके लिए? दुधारू पशुओं के विकास के लिए, संवर्धन के लिए राज्य कानून बनाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है, अनुच्छेद 48 को, और ये बार बार पूछा जाता है। ये अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसमें पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। किसमें? 48 क में क्या जोड़ा गया है? पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थलों तथा स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। तो ये याद रखिएगा 50 में क्या है, दोनों को अलग कर दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राज्य समर्थित करेगा, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो ये कुछ था जो हमारे डीपीएसपी या हम कहें राज्य के नीति निर्देशक तत्व